हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोशन कुमार। और आप सभी का इग्नाइट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 20 इंपॉर्टेंट्स पीवाईक्यू लेकर के आया हूँ। ये 20 पीवाईक्यू आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बोर्ड्स हमेशा अक्सर रिपीट किया करते हैं। लाइक डेट इस कॉन्सेप्ट का तो जरूर यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस भी रिपीट किए जाते हो तो इनमें से आने की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। इफ मोड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी। मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का आपको एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए अगर हम ध्यान दें पहले, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला कहता है कि रूट अंडर, डेट मीन्स अगर हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन that mod vector A plus vector B is equal to mod vector A माइनस mod वेक्टर B। इसकी एक फार्मूला होती है, फार्मूला कहती है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब a माइनस बी, मोड वेक्टर a माइनस बी का भी फार्मूला होता है। वो कहता है कि बस यहाँ पे जो बच्चों पॉजिटिव है ना वो हो जाता है निगेटिव। डेट मीन्स होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब ध्यान देंगे ये रूट से ये रूट क्या कर जाएगा बच्चों? कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर का टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ बी स्क्वायर टर्म का एलएचएस में भी है और बी स्क्वायर का टर्म आरएचएस में भी है और सेम साइज में है। तो हम इसे कट आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कट जाएगा। इसी प्रकार से बी स्क्वायर आपस में कट जाएगा। तो यहाँ बचा कितना? 2ab cos थीटा प्लस में, और इधर है माइनस में। तो माइनस का टर्म अगर हम इधर लेकर के आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में हो जाता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 4ab cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों? 0। अब ध्यान दो बच्चों कि मैं लिख सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0/4ab। अब हम ध्यान दें कोई टर्म को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। डेट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों? 0। अब ध्यान देते हैं, अब जो है cos 0 कब आता है? ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक्स का आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सिंपल सा 10th का कॉन्सेप्ट है कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी कि cos 90 का। तो अगर हम लिखे थीटा इज इक्वल टू कितना है, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसका मतलब हुआ कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच के जो एंगल होंगे, अगर मैं कहूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वो हो गया कितना होगा? 90 डिग्री। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, जस्ट कम टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। ये एक्चुअली एक मैं बात करी थी 20 क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छाट छाट के निकाला हूँ मैं। ये 2001 से लेकर के 2024 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पे। ओके, ये देन वेट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल द एयर मैक्सिमम इज। डेट मीन्स एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और उसका आपको मैक्सिमम रेंज निकालना है।
तो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट आपको तो याद ही होगा। प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट कहता है कि सपोज डेट प्रोजेक्टाइल में अगर बात करें तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हमारे वर्टिकल कंपोनेंट। मान लीजिए कोई एक बॉल है जिसको हम यहां से फेंकते हैं, तो कितना डिग्री का एंगल में फेंकेंगे कि हम सबसे ऊंची हाइट तक, सॉरी सबसे ऊंची डिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं। सबसे दूर डिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं, सबसे ऊंची नहीं, सबसे दूर डिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं। सबसे दूर मतलब ऐसे बॉल होता है ना, बॉल बॉल को कैसे फेंकेंगे हम? ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे कि किस तरह से, मतलब उसको किस ढंग से फेंकेंगे कि हमारी जो बॉल है दूर तक चली जाएगी, कितनी एंगल में। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसी को कहते हैं हम लोग मैक्सिमम रेंज। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज, चलिए मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, रेंज का तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रोजेक्टाइल में। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी। ओके, वेरी गुड। तो हमको एंगल निकालना है पहले तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला के साथ में। तो सबसे पहले ध्यान देंगे साइन 2 थीटा, मतलब अगर बात करें साइन 2 थीटा को हमको मैक्सिमम बनाना है, साइन फंक्शन जो है हमको मैक्सिमम बनाना है, तो हमको इसका वैल्यू याद होना चाहिए। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है नहीं। 30 भी नहीं हो सकता है वैसे, इस तरह 45 भी नहीं हो सकता है, 60 भी नहीं होता है, 90 हो सकता है। डेट मीन्स क्योंकि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यानी कि जब अगर साइन 2 थीटा की मैं बात करूं, साइन 2 थीटा की मैं बात करूं, तो साइन 2 थीटा को हम 90 कैसे बना सकते हैं? तो हम साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 45 डिग्री। अब ध्यान देंगे, जैसे ही हम साइन 2 इंटू 45 लिखे तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। और बच्चों को पता है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यानी कि हमने साइन 2 थीटा को, यानी वहां पे जो थीटा है, थीटा को कितना डिग्री लिया? 45 डिग्री लिया। तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह मैं लिखता हूं डायरेक्टली 90 डिग्री बाई जी। डेट मीन साइन 90 का वैल्यू कितना बच्चों? 1 होता है। यानी कि आ गया यू स्क्वायर इंटू 1 बाई जी। तो हम लिख सकते हैं इसे यू स्क्वायर बाई जी। यानी कि मैक्सिमम रेंज की अगर मैं बात करूं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यू स्क्वायर बाई जी। मतलब कि एक बॉल को अगर मैं फेंकता हूं कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे, तो 45 इंटू 2 कितना हो जाता है? 90 डिग्री, मतलब साइन 90 हमारा हो जाता है। तो ये सबसे दूर तक हमारा बॉल जा सकता है, बॉल हमारा सबसे दूर डिस्टेंस तक पहुंचेगा। तो अगर मैं एक बात बताऊं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में एक, मतलब कि अगर मैं बात करूं टाइगर्स की बात करूं, अभी थोड़ी सी शेयर्स की मैं बात करूं, तो देखे होगे आपने, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग चैनल्स पे, फोन्स पे, वीडियोस में कि जो बंगाल टाइगर होते हैं वो, आप देखना वो जैसे ही जंप मारते हैं तो एक एंगल बना के मारते हैं और उस एंगल से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं एक ही बार में, और जो कि काफी लंबा होता है। आप सोच के हैरान हो सकते हो कि जिसका वजन 200 200 केजी से ज्यादा, यानी 2 क्विंटल से ज्यादा होता है। अगर मैं मेल्स टाइगर्स की बात करूं तो करीबन 200 से लेकर 260 केजी, उससे ज्यादा भी। एक तो अभी हम कहीं का देखे थे न्यूज़पेपर में, अभी हाल फिलहाल में 300-350 केजी का भी टाइगर होते हैं। तो सोच सकते हो आप। तो वो सब भी अगर जब जंप मारते हैं, मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तो कितना डिग्री का एंगल बना करके करते हैं? 45 डिग्री। क्योंकि आप जब इस डिग्री में जब आगे जंप मारोगे, किसी चीज को फेंकोगे, तो आप सबसे ज्यादा दूरी तय कर सकते हो। डेट मीन्स कि हमारा मैक्सिमम रेंज जो कहता है, मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट कहता है कि आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाई जी। जी हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। इसे एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा है आपका, बोर्ड्स हमेशा इस तरह के कॉन्सेप्ट को पूछता है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चंस के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए।
ओके, नेक्स्ट, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कहता है, क्वेश्चन कहता है, अच्छा बंदूक वाला क्वेश्चन आ गया जी, गन। ओके ओके ओके। A bullet of mass 40 gram is fired from a gun of mass 8 kg with a velocity of 800 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी। वाह, क्या क्वेश्चन है, वाह, मजा आ गया। कि एक गन है, एक राइफल है, गन है या पिस्टन है, जो भी बोलो आप, उससे एक गोली को फायर की जाती है। गोली का जो वजन है वो है 40 ग्राम, और जो गन की जो मास है वो है 8 केजी। गोली जो निकली है वो निकली है 800 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो कैलकुलेट कीजिए उसका रिकॉल वेलोसिटी क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं गन की, तो गन कुछ इस प्रकार का होता है। गन कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, मुझे ड्राइंग मेरा बहुत खराब है तो हंसना नहीं है, कुछ चीज़ों पे हंसी नहीं जाती है। चलिए, मान लीजिए सपोजेट बहुत बढ़िया गन बना है, इतना बढ़िया कि बता नहीं सकता हूँ मैं। खैर, ये जो गन है, गन की जो अगर मास की बात करूँ तो इस गन की जो मास है वो है 8 केजी। कितनी है? 8 केजी। और इसमें से एक गोली यानी कि बुलेट निकली है। इस बुलेट की जो मास है वो है 40 ग्राम। कितनी है? 40 ग्राम। और इसकी स्पीड है, जो फायर होने के बाद जो इसकी स्पीड है वो है 800 मीटर पर सेकेंड। तो हमें और जो देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि गन में, कि जब आप गन को फायर करते हैं, गन को जब फायर करते हैं तो गन जो है ना पीछे भी झटका दे मारता है। मतलब कि जैसे फायर करेंगे ना आप तो पीछे की ओर भी आएगा, मतलब फायर किया जस्ट पीछे, पीछे भी मारेगा। तो मतलब जस्ट वेलोसिटी वो पीछे आता है। उस वेलोसिटी, वो जो वेलोसिटी जो हमको दिया गया है, वो वेलोसिटी है हमारा कितना है वेलोसिटी हमारा, वही तो निकालना है हमें, सॉरी वही तो हमें निकालना है। डेट मीन्स अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास दिया गया है मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट हमें कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। 40 ग्राम अगर इसको हम केजी में चेंज करेंगे बच्चों तो कितना लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं, 0.04 केजी। वेरी गुड। डेट मीन्स ये दिस इज आवर M1। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी की, किसकी? इसकी वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी गन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? तो बुलेट की जो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी 800 मीटर पर सेकेंड। डेट इज आवर V1। ओके, अब अगर बात करें इसकी मास ऑफ गन की, मास ऑफ गन, बंदूक की मास, जिसको हम लोग मान लेते हैं M2, उसकी मास दी गई हमें 8 केजी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 40 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया। आपका क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि सर ग्राम ऐसा यूनिट में नहीं आता, केजी हमारा ऐसा यूनिट में आता है, इसलिए हमने इसे चेंज किया। आगे मैं बढ़ूं तो हमें निकालनी है V2 यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन, की बंदूक जो है हमारा, जो गन है वो कितने वेलोसिटी के साथ पीछे आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको याद होगा, क्योंकि मोमेंटम कहता है कि जो गन को फायर करने से पहले और फायर करने के बाद दोनों मोमेंटम आपस में इक्वल होंगे। तो बिफोर फायरिंग, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि सॉरी बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग आपस में वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग वो बराबर होंगे किसके? आफ्टर फायरिंग, मतलब दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं। देखिए, बिफोर फायरिंग इसमें तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि गन फायर ही नहीं हुआ तो वेलोसिटी क्या होगा? तो सब चीज, सारा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। और आफ्टर फायरिंग की बात करें मैं तो कंजर्वेशन के हिसाब से तो M1V1 प्लस M2V2। याद होगा बच्चों ये आपको फॉर्मूला। ओके, सब चीज तो दिया हुआ है। M1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, M1 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे 0.04। ओके, मल्टीप्लाई V1 हमें कितना दिया है बच्चों? 800 मीटर पर सेकंड। दैट मींस हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 800। ओके, M2 कितना दिया है बच्चों? 80, M2 दिया हुआ है हमें 8, और V2 हमें पता अभी फिलहाल नहीं है। ओके,
अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरे टर्म को हम इधर ला सकते हैं, दैट इज हमारा आ जाएगा 8v2 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 800। ध्यान देंगे तो v2 जो है इज इक्वल टू माइनस 0.04 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब ये डेसिमल हटाएंगे, डबल जीरो नीचे लगेगा, 800 से 800 हमारा कट गया, तो v2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, v2 इज इक्वल टू -444 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, रिकॉइल वेलोसिटी हमेशा किस में आता है बच्चों, निगेटिव में आता है। रिकॉइल वेलोसिटी हमेशा किस में आता है, निगेटिव में आता है, क्योंकि गन जब फायर किए तो जैसे ही हमने गन को फायर किया तो गन से गोली तो आगे निकली, लेकिन बंदूक जो है, बंदूक जो हमारी, सॉरी जो बंदूक थी वो किधर आई, पीछे आई, बंदूक किधर आई, पीछे आई। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो वेलोसिटी आई वो किस में आई, निगेटिव में आई। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी हमेशा किस में आती है, निगेटिव में आती है। एक देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे ये पॉइंट है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा था आपसे मैं करवाऊंगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये जिसमें हम लोग मैक्सिमम रेंज निकाले थे, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपस में कि कितना एंगल बना रहा था अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे, जो कि हमारा आया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड था, थर्ड। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर से। पहले तो टारगेट रखेंगे कुछ नया सीखने का, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत ज्यादा तौर पे पूछे जाते हैं। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहे हैं, खासकर बोर्ड्स के पेपर में। कहता है कि अ पैसेंजर सीटिंग इन अ बस मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड एक यहाँ पे हाईलाइट करने की जरूरत है कि एक बस है हमारा, बस, वो बस जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। फील्स पुश्ड बैक व्हेनेवर द बस इज एक्सीलरेटेड फॉरवर्ड। सही बात है कि जब भी बस आगे चलता है तो हमें एक पीछे में झटका सा महसूस होता है। क्यों होता है? दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, इस फोर्स का, जिस फोर्स के कारण ये होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं इसको? ऑप्शन नंबर ए में कहता है क्या इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, क्या इसे हम रियल फोर्स कहते हैं, क्या इसे हम फिस्टियस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं? चलिए समझाता हूं मैं आपको एक एक करके। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि एक अगर ऑब्जेक्ट है और एक और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो दूरी है वो मान लीजिए है डी। तो बताइए कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो उसका हम लोग का फॉर्मूला होता है G m1m2 डी स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर, जैसे आप लिख सकते हो, जो आप मान रखे हो डिस्टेंस आप। तो कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा पैसेंजर, मतलब कि बस का और रिटार्डेशन जो भी बात करें हम उसके तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आती, ये तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट हमारा रियल फोर्स ऑप्शन दिया है। तो रियल फोर्स की अगर बात हो तो रियल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को, न्यूक्लियर फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को ही तो रियल फोर्स कहते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता है हमारा। देन आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में आता फिस्टियस फोर्स। देखिए, फिस्टियस फोर्स को ही हम लोग प्रेसिडियो फोर्स या फिर प्रिस्टियस फोर्स या फिनर्शियल फोर्स के नाम से जानते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं एल्बंड फोर्स। देखिए ये क्या होता है, ये होता है कि एक तरह का ये वेर इज नन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दर्शाता है। इसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई मान लीजिए कोई सपोजेट कोई अगर मोशन हो रहा है, तो इनर्शियल फोर्स कहता है कि एक थर्ड रेफरेंस के तहत वो एक्सटर्नल फोर्स हमारे को लगता है, जिसे हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन में पढ़े थे, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ में था। यही ना कहता है न्यूटन का लॉ कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। तो हमारा बॉडी किस में था बच्चों? रेस्ट में था। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
वेयर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन किधर गया? हाँ, क्वेश्चन यहाँ रहा। क्वेश्चन कह रहा था कि हम बैकवर्ड की ओर आते हैं। किधर आते हैं? बैकवर्ड की ओर आते हैं। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड का मतलब ये हो गया कि हम पीछे आते हैं। बस तो आगे जा रही है लेकिन हम आते झटका से किधर है? पीछे आते हैं। क्यों आते हैं? तो फिक्सटियस फोर्स के कारण आते हैं, क्योंकि इसे ही हम लोग इनर्शियल फोर्स कहते हैं। और आप सभी को पता है कि इनर्शियल फोर्स क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ये तो बच गया फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए फ्रिक्शनल फोर्स को मैं बता देता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट resists द स्लाइडिंग ऑफ रोलिंग ऑफ टू सरफेस दैट आर इन द कांटेक्ट विद ईच अदर, दिस इज नोन एज फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपके सामने ऐसे खड़ा हूं और मैं चलना शुरू करता हूं, तो हम मोशन इधर कर रहे हैं ना, बट फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है, मेरी पाँव पे फ्रिक्शन इधर लग रही है। जैसे मान ली घर्षण जिसको कहते हैं, ये अगर आगे जा रही है, जैसे ये रोल करते हुए आगे जा रही है, रोल करते हुए आगे जा रही है, रोल करते हुए आगे जा रही है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये भी कॉन्सेप्ट हमारा होने, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक कार है, कार आगे जा रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो टायर के द्वारा एक फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, ताकि वो जमीन को पीछे ढकल करके इधर जा रहा है, आगे जा रहे हैं, तो यही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये हमारा भी नहीं हो सकता है, दैट मींस ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर किधर गया? वेट 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 वेट, क्वेश्चन कहाँ भाग जाता है जी? ओके, ये ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर। यानी कि a passenger sitting in a bus moving at a uniform speed feels pushed backward whenever the bus is accelerated forward. This type of force is called Ficht's force. देखिए इसका अलग अलग नाम है, मैंने सब नाम आपको बता दिया है। आप उस सब नाम को अच्छे से कॉपी कर लेंगे ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में बार बार उसी चीज को रिपीट करता है अलग अलग नाम से। कभी दे देगा आपको फिस्टियस दे देगा, कभी इनर्शियल फोर्स दे देगा, कभी हेलमेट फोर्स दे देगा, लेकिन तीनों क्या है? आपस में सेम चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए वेट वेट वेट। ओके, क्वेश्चन कहता है टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखिए दो मास है बाबू, मतलब कि m1 जो है वो दिया हुआ है हमें, m1 दिया हुआ है 1 ग्राम और m2 दिया हुआ है हमें 4 ग्राम। ये चीज हमें दिया हुआ है और कहता है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपस में इक्वल है। मतलब K1 बराबर, अगर मान ले काइनेटिक एनर्जी 1 को मान लिए K1 और काइनेटिक एनर्जी 2 को मान लिया मतलब 2, मतलब K2। जैसे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ये हमें दिया गया है कि K1 बराबर K2 दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का कहता है कि रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक ऑफ लीनियर मोमेंटा, मतलब कि लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का हम लोग डेरिवेशन फाइंड आउट किए थे क्लास में। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहता है कि K बराबर P²/2m होता है। क्या होता है बच्चों? K² सॉरी K इज इक्वल टू P²/2m। P क्या है यहाँ पे? P हमारा यहाँ मोमेंटम है और M है हमारा यहाँ पे मास है। तो K1 का इसके यहाँ पे हो जाएगा P1, मान लेते K1 के लिए मान लेते P1 के स्क्वायर बाई 2m1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे K2 है, K2 को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे P2, मोमेंटम क्या है इसका? P2 है, स्क्वायर बाई 2m2 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देंगे इसका हम लोग लीनियर मोमेंटम का रेशियो फाइंड आउट करने बोला था, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर बाई P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इस समय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 2m2 नीचे आ जाएगा। 2m2 है, सॉरी ये m2 है। ओके, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या कर सकते थे कि इसे हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, दैट मींस P1 बाई P2 का ये होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू m1 बाई m2 है ये। ओके डन। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट मीन्स हम लिख सकते हैं कि P1 बाई P2 बराबर रूट अंडर M1 बाई M2। ओके बच्चों, अब ध्यान देंगे यहाँ पे P1 बाई P2 इज इक्वल टू रूट अंडर M1 का वैल्यू कितना था बच्चों? 1 ग्राम, और M2 का वैल्यू कितना था? 4 ग्राम। डेट मीन्स अब हम यहाँ निकाल सकते हैं कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू आ गया 1/2। अगर हम इसे रेशियो में लिखना चाहें तो P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। इज इट राइट? इज इट क्लियर? समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये सब क्वेश्चन एग्जामिनर का मैं बात करूं तो फेवरेट क्वेश्चंस हैं, बार बार बोर्ड्स इसको रिपीट कर रहे हैं। आप सब एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जब भी रिवीजन करें इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस
बहुत देखने को आते हैं, मिलते हैं। तो आप इसे जल्दी से कॉपी कर सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एन एथलीट डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द पावर आउटपुट? अरे वाह, क्या ये तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। इस ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आते हैं एग्जाम में। इसमें कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बस क्या आपको एक चीज याद होना चाहिए, पावर का फॉर्मूला। और पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वर्क डन, वर्क डन बाय टाइम, या टाइम टेकन, जो बोलो आप, टाइम टेकन, यही तो होता है पावर का फॉर्मूला। और वर्क डन हमारा कितना है बच्चों? 500। और टाइम टेकन कितना है? 4। तो इसको हम कट करेंगे तो 4 1 जा 4, और इधर आ गया 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि 125 वाट। देखिए काफी इजी था ना। बस आपको क्या लर्न होना चाहिए? पावर का फॉर्मूला। अगर आपको पावर का फॉर्मूला लर्न होगा तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं। एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, an object of mass 2 kg is moving with acceleration of 500 meter per second square, then the force of acting on it। अरे यार, ये कोई क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन है? तुमने डायरेक्ट पूछा आपसे क्या? फोर्स का, फोर्स कितना होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ओके, तो एम कितना दिया हुआ है हमें? एम दिया हुआ है हमें, वेयर इज द एम? एम दिया हुआ है हमें 2 kg। एक्सेलरेशन दिया हमारा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसे न्यूटन में नहीं, क्योंकि फोर्स हमारा न्यूटन में आता है, तो कितना आ गया? 100 न्यूटन। ये सब क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है, तो चुटकियों का खेल है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो, और मन में याद है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल हमको लगता है ये 2009, ये सॉरी 2022 का ही क्वेश्चन है ये। तो सारे के सारे आपके ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सारे के सारे क्वेश्चन 2001 से लेकर के 2024 के बीच में पूछे गए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मेयर्स फार्मूला ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ सीपी एंड सीवी ऑफ द गैस इज गिवन बाय। वाह, ये थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपको तभी याद होगा जब आपको एक चीज याद होगा, मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला, इसे ही हम लोग रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए सीपी को क्या बोलते हैं बच्चों? सीपी को क्या बोलते हैं? सीपी को कहता हूं, सीपी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। और वहीं पे मैं बात करूं सीवी की, किसकी बात करूं? सीवी। सीवी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसकी रिलेशन की बात करूं, मेरे पास आप देख सकते हो, तो ये होता है हमारा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, जिसको हम लोग नाम दिया गया है मेयर्स फॉर्मूला। क्या नाम दिया गया है? मेयर्स फॉर्मूला। देखिए, अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है कि 1 ग्राम में जब कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वहीं पे हम बात करें स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम गैस 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम लोग सीवी से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों टर्म्स हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, होगा इसकी मैं ऑप्शंस की बात करूं तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे कि आपने यहाँ स्क्रीन पे देख रखा है। ओके, कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड ट्वाइस। अच्छा, एक सिंपल पेंडुलम, एक पेंडुलम है, पेंडुलम का लेंथ, लंबाई को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया। पहले अगर मान लीजिए x था तो 2x हो गया, l था तो 12 हो गया, m था तो 2m हो गया, कुछ भी मान सकते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज टाइम पीरियड अंडर इनिशियल टाइम पीरियड
इज, देखिए अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, ऑसिलेशन चैप्टर यानी कि एसएचएम चैप्टर से जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, वो टाइम पीरियड के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मुंह-ज़बानी याद होना चाहिए। अगर आपको मुंह-ज़बानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, टाइम पीरियड की फॉर्मूला जो होती है वो होती है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होती है। अगर मैं मान लेता हूं इसे टी1, क्या मान लेता हूं टी1, ये हमारा इनिशियल टाइम है। क्या है? इनिशियल। इसे मैं लिख देता हूं इनिशियल। दिस इज आवर इनिशियल, दिस इज आवर इनिशियल टाइम, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक कहता है फाइनल टाइम, जो कि हमारा जब लेंथ डबल हो जाए उस समय, उस टाइम के लिए, दैट इसको हम लोग टी2 से नोट करते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इक्वेशन नंबर 2। अगर मान लीजिए हमें इसका रेशियो निकालना है, क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है रेशियो। तो रेशियो का पहले कहता है रेशियो ऑफ चेंज टाइम। चेंज टाइम क्या है बच्चा? हमारा टी2 है, और इनिशियल टाइम क्या है? हमारा टी1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई। अच्छा यहाँ पे एक 1 सेकंड, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पे ट्वाइस बोला है, डेट मीन्स ये कितना हो गया? दुगुना हो गया, 2L हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 2L, क्योंकि पहले L था लंबाई, अब उससे पेंडुलम की लंबाई को L से कितना बढ़ा दिए? 2L बढ़ा दिए, डबल कर दिए। यहाँ पे ट्रिपल बोलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चरगुना बोलता तो 4 से करते हैं, पचगुना बोलता तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1000 गुना बोला होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आई? अब आगे समझते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बाई 2 पाई, सॉरी 2 पाई अंडर रूट 2L बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं यहाँ से 2 पाई को कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ बच गया 2L। इसका अगर मैं नहीं नहीं कैंसिल करने से अच्छा है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रूट 2 को मैं बाहर निकालता हूँ, यहाँ हो गया हमारा अंडर रूट एल बाई जी, और यहाँ हो गया हमारा अंडर रूट एल बाई जी। ये हमारा कट गया, तो आंसर आ गया हमारा। अगर हमें रेशियो की बात करूँ तो T2/T1 बराबर आ गया √2/1। तो ये आंसर ऑप्शन कहाँ पे है, चेक करते हैं जल्दी से हम लोग। ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी में। ये ऑप्शन कहाँ बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड को क्वेश्चन अक्सर हमारी एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूँ, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इस तरह की क्वेश्चंस। टाइम पीरियड आपको निकालने के लिए बोल देता है एसएचएम का। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके ओके, जस्ट कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मैंने कहा था मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ध्यान देते हैं। ओ वाओ, देखिए हॉर्स पावर को भी हमेशा अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, जो कि आपको इसके वैल्यू याद होने चाहिए कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 486 वाट, मतलब 746 वाट। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। मतलब हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट, हम हॉर्स पावर का हमेशा वैल्यू पूछता है एग्जाम में कि हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो कितना होता है? 446 वाट। ओके, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एन इंसेक्ट ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है? ट्रैप्ड का मतलब फंस जाना जाल में। इन अ सर्कुलर ग्रुप एट रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रुप स्टेडली एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकंड, देन द लीनियर स्पीड ऑफ द इंसेक्ट इज। ओके, देखिए क्वेश्चन के मुताबिक एक सर्कुलर ट्रैप के अंदर, एक सर्कुलर जाल के अंदर एक कोई इंसेक्ट फंस जाती है। क्या फंस जाती है? फंस जाती है। तो इंसेक्ट, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, जैसे बटरफ्लाई एक है, मान लीजिए बटरफ्लाई इसके अंदर फंस गई। तो ये क्या कर रही है ना, इसके अंदर फंसने के बाद ऐसे घूम रही है अंदर ही में, ऐसे 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 घूम रही है। कितनी बार घूम रही है? 7 टाइम्स घूम रही है। कितनी बार घूम रही है बच्चों? 7 बार। कितने देर में? 100 सेकंड में। और हमको इसका रेडियस, इस गोलाकार का रेडियस हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? 12 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस बराबर, अगर मैं बात करूँ, रेडियस इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया हुआ? एन भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना दिया बच्चा पार्टी? ये दिया है 7। कितने देर में? 100 में। वेरी गुड। और क्या दिया हुआ है हमें?
और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब हमसे क्या बोल रहा है, लीनियर स्पीड को फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो हमें लीनियर स्पीड का फॉर्मूला तो पता है, तो देयरफॉर लीनियर स्पीड बराबर लीनियर स्पीड बराबर हमारा होता है 2 पाई एन आर। अच्छा, पाई का मतलब कितना होता है 22/7, और एन का मतलब कितना होता है, एन का मतलब होता है 7/100, और आर का मतलब कितना होता है बच्चों 12। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 से 7 कट गया, तो 44, 44 और डिवाइडेड बाई लगभग लगभग मैं बात करूँ तो 5.28 के लगभग मेरे को आ रहा है, 5.28 समथिंग आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन में चेक करूँ तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी नंबर होगा। आज सेंटीमीटर में है, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दी रहती, मीटर में दी रहती, तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ता है एसआई में, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं किया हुआ है तो हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कहता द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, अरे यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है हमारा, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन न्यूटन मीटर ही इसका यूनिट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। टॉर्क का देखिए, टॉर्क का अगर मैं बात करूं तो टॉर्क की कौन सा टॉर्क की हमेशा यूनिट डायमेंशन हमेशा मुझे वानी याद रखना भैया, बहुत आता है इसका यूनिट मेजरमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। ओके, तो ये क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक मोशन का चैप्टर का एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कहा वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऊपर। अब मान लीजिए बॉल को हम फेंकते हैं, बॉल को हम फेंकते हैं, बॉल को फेंकते हैं, बॉल को फेंकेंगे, तो बॉल जब ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अपोज में जा रहा है। क्या जा रहा है, ग्रेविटी के अपोज में जा रहा है, फिर एक सर्टेन हाइट पहुंचने के बाद वो नीचे आता है। लेकिन जब बॉल को हम फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए बॉल है, बॉल को हम फेंके तो बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे गेन करेगा, वहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद वो नीचे फिर आना शुरू करेगा, मतलब कि जाने तक उसका जो हमारा, क्योंकि वर्टिकली वो पूछा है, तो हमारा जो ये 2gh है जो है वो माइनस में आएगा। डेट मीन्स अगर मैं बात करूँ इस अकॉर्डिंग, तो v स्क्वायर हमारा, v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है जो कि हमारा 0 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ जो कि 20 का है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -2 g मान लेते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अप्रॉक्स में लेके चलते हैं 10, और h हमें को निकालना है, मैक्सिमम हाइट को निकालना है। तो हमारा हो गया यहाँ पे -400 इज इक्वल टू -20h। अगर मैं बात करूँ तो माइनस से माइनस कट गया, और h इज इक्वल टू आ गया 400/20, और 400/20 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो h बराबर हमारा आ गया, h बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर, 2.20 मीटर, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। अरे लगो सर, कहाँ भाग रहे हो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल, देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। यानी कि ये थर्मोडायनेमिक्स का वर्कडन का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स आप चैप्टर पढ़े होंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है हमारा, जियोर्थ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ये बहुत डीपली आप समझ सकते हो आप इन्हें, इसमें इंजन्स के बारे में, और मैंने इसे पढ़ाया भी है चैप्टर बहुत आनंद से। इसे पढ़ाने में भी उतना ही मजा आता है जितना पढ़ने में आता है। खैर चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। पहले तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। इनिशियल वॉल्यूम जो अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल वॉल्यूम हमें दी गई है, इनिशियल वॉल्यूम की बात करूँ वो दी गई है हमें 2 मीटर क्यूब। कितनी दी गई है बच्चों, 2 मीटर क्यूब। और अगर मैं बात करूँ फाइनल वॉल्यूम की, तो फाइनल वॉल्यूम हमें दी गई है, फाइनल वॉल्यूम ये हमें दी गई है 6 मीटर क्यूब। ओके, और हमें प्रेशर भी दी गई है, जो कि प्रेशर है बच्चों हमारा 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। अब हमसे इसमें वर्कडन निकालने पूछा, लेकिन वर्कडन निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम। तो नाउ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन
वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम, अच्छा इसे मैं मान लेता हूँ वी आई मतलब इनिशियल, और एफ मतलब फाइनल, तो फाइनल को मान लेता हूँ मैं एफ, और बी में हमारा वॉल्यूम है। तो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस चेंज वॉल्यूम ऑफ, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम का। तो फाइनल वॉल्यूम हमारा दिया 6 मीटर क्यूब बच्चों, और इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है 2 मीटर क्यूब। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 मीटर क्यूब, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम हमारा कितना आ गया 4 मीटर क्यूब आ गया। चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया 4 मीटर क्यूब। अब ध्यान देंगे, अभी भी हमारा बना नहीं है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमारा बना नहीं है। अब हमको निकालना है यहाँ पे वर्क डन। क्या निकालना है वर्क डन। तो चलिए वर्क डन निकालते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्कडन का फॉर्मूला होता है पी डेल वी। क्या होता है पी डेल वी, याद कीजिए थर्मोडायनेमिक्स का लो, आपको याद होगा वर्कडन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पी डेल वी। मैंने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है क्लास में, बहुत अच्छे से। इसमें सीखने को ह्यूज अमाउंट में नॉलेज प्रेजेंट है, अगर आप सही से को पढ़े होंगे तो। वर्कडन निकालना है तो वर्कडन बराबर हो गया हमारा पी, हमारा प्रेशर है, प्रेशर हमारा दिया हुआ है 10⁵ पास्कल, इनटू चेंज वॉल्यूम हमारा कितना है 4। कितना है 4। तो हम अगर ध्यान दें तो हमारा इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यही हमारा आंसर दे दिया है यहीं पे। ध्यान दें ये क्वेश्चन हमारा आ गया, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, हाँ 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए व्हाट हैपन, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट भी काफी कुछ था यहाँ सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्नोट इंजन का। अरे वाह, फिर से हमारा आ गया मतलब थर्मोडायनेमिक्स का ही, थर्मोडायनेमिक्स का कार्नोट इंजन। देखिए याद है कॉन्सेप्ट आप लोग को, थर्मोडायनेमिक्स में दो थे हमारे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था और एक हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट था। दोनों कहते हैं कि ऐसा कोई इंजन डिजाइन नहीं किया जा सकता जो 100% इफिशिएंसी के साथ काम करे, लेकिन एक कार्नोट ही थे जो उन्होंने कहा था नहीं ये संभव है, लेकिन थ्योरेटिकली ही, प्रैक्टिकल में अभी तक फिलहाल तो संभव नहीं है आज के डेट तक। प्रेजेंट में अगर होता है तो उसके में क्योंकि हो सकता है कभी भी कुछ भी टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बढ़े, लेकिन अभी तक नहीं पॉसिबल हो पाया क्योंकि 100% इफिशिएंसी के साथ करे। लेकिन इन फर्दर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास ऐसे इंजन होंगे जो 100% इफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। खैर क्वेश्चन कहता है कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ हॉट रिजर्वर at 600K and a cold reservoir at 300K. What is the efficiency of engine? तो देखिए इफिशियंसी पूछा, इफिशियंसी को हम लोग लिखते हैं ईटा से, याद होगा इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1। T2 हमारा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ हमारा जो होगा T2 जिसको मान लेते हैं हम लोग, सॉरी कहाँ गया, ओके कोल्ड, टी कोल्ड, टेम्परेचर एट कोल्ड बाई टेम्परेचर एट हॉट। तो निकालेंगे जल्दी से इसको मेथड से, तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस टी कोल्ड, हमारा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 300/600, 0 0 कट गया, 3 1 3 3 2 6। डेट मीन्स एफिशिएंसी बराबर हमारा आ गया 1 माइनस 1/2। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो क्या चाहिए 1/2, 1/2, और परसेंट में निकालेंगे तो लगभग 50% के बराबर। परसेंट में निकालना तो आपको आता ही है, कुछ नहीं, 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा 50%, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं तो ये हमारी इस जो कार्नोट इंजन है किसी परसेंट इफिशिएंसी के साथ काम कर रही है, 50% इफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है a gas occupies volume of 10 meter cube at pressure of 2 atm and temperature at 300 Kelvin. Calculate the number of moles of the gas. इसमें नंबर ऑफ द मोल हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गैस कांस्टेंट से एक फार्मूला आपको पता है, फार्मूला कहता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन आर टी होता है। पी हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पे दिया है क्या हमारा प्रेशर, ओके। पी हमें दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू तो हमें दिया ही हुआ है। तो हमें सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। पी का वैल्यू दिया हुआ है हमें 2, वॉल्यूम दे दिया है हमें 10⁻³
इज इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, और हमारा कांस्टेंट जो कि हमें दिया हुआ है 0.0821। ओके, और टी भी हमें दिया हुआ है, आई थिंक टी भी हमें दिया हुआ है जो कि है कितना 300 केल्विन। अगर मैं इसका निकालना चाहूँ n, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻³ अपॉन 0.821 इंटू 300। ध्यान देंगे तो ये पॉइंट हटेगा और ये कट जाएगा हमारा। और अब अगर मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2/821 इंटू 300। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं इसे सॉल्व करने के बाद, लगभग लगभग हमारा जो आंसर है, अप्रोक्स में बात कर रहा हूँ 811 10 के समथिंग कुछ आता है, जो कि है 811.27। इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारा आता है 811, सॉरी 811.27 मोल के लगभग समथिंग हमारा आंसर आएगा, जो कि ये है। और तीसरा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, ओके, डायमेंशन ऑफ टॉर्क। देखिए फिर से मैंने टॉर्क का क्वेश्चन आया ना, मैंने कहा था टॉर्क का क्वेश्चन ना काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अभी हम लोग देखे थे यूनिट भी देख लिए थे, अभी से हम लोग देखेंगे डायमेंशन। क्या देखेंगे, डायमेंशन। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर होता है रेडियस इंटू फोर्स। तो हमारा रेडियस का ये हो गया एल, और हम लोग फोर्स का जानते हैं M L T-2। तो हो गया हमारा ML² T-2। डेट इज, ऑप्शन चेक करेंगे जल्दी से कौन सा होगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हम लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसे देख लीजिए। टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें, इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल एंड एनर्जी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्या होगा आप ही लोग बताएं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है। यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जल्दी कमेंट्स फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरे सर रिलेटिव डेंसिटी होगा, जिसका ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, हमारे आज की क्लास की अंतिम क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। टाइम का भी होता है, मास का भी होता है, डेंसिटी का, एंगल का नहीं होता है। क्या होगा, नहीं होता है एंगल का डायमेंशन नहीं होता। विच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँगा जो अक्सर बोर्ड आपके रिपीट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत मेहनत करें, और आगे बढ़ें जी, नई नई सफलताओं को हासिल करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, सलाम।